हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर रिसर्च एप्टीट्यूड, जो केवीएस मैदान पेपर 1 की बुक का चैप्टर 2 है। और ये वीडियो फुल केवीएस मैदान सीरीज पेपर 1 के चैप्टर रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होती है रिसर्च? आज के टाइम में दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि कुछ सालों में ही नॉलेज का अमाउंट डबल हो जाता है। पहले के टाइम में ये प्रोसेस हज़ारों साल लगाता था, चाहे नेचुरल साइंस हो, अप्लाइड साइंस हो या सोशल साइंस हो। किसी भी फील्ड में डेवलपमेंट या प्रोग्रेस तभी पॉसिबल होता है जब प्रॉपर रिसर्च की जाए। रिसर्च एक तरह से किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का लाइफ ब्लड होता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में रिसर्च नहीं हो रही है तो वो इंस्टीट्यूशन सिर्फ पुरानी नॉलेज को रिपीट कर रहा है, नए आइडियाज सोल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहा है। मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च दो शब्दों से बना है, री एंड सर्च। री का मतलब होता है फिर से, यानी दोबारा, विच मीन्स अगेन। सर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट, यानी खोजना या कुछ नया पता लगाना। दोबारा से किसी चीज़ को ढूंढना या उनकी जानकारी लेना, लेकिन एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से। एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है कि रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बड़े ध्यान से किसी नई बात या फैक्ट को किसी फील्ड जैसे कि साइंस, कॉमर्स, सोशल साइंस एक्सेट्रा के अंदर ढूंढते हैं। According to Criswell, research is a process of step used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or an issue. यानी रिसर्च एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और फिर अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं। For the definition mentioned above, there is a general agreement that research is a process of inquiry and investigation. मतलब रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सब्जेक्ट या प्रॉब्लम के बारे में डीपली स्टडी किया जाता है। सिस्टमैटिक एंड मेथोडोलॉजिकल, विच मीन रिसर्च हमेशा एक प्रॉपर प्लान के साथ स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, ये रैंडम नहीं होता। इंक्रीज द नॉलेज, विच मीन्स रिसर्च एक से नए फैक्ट, इंफॉर्मेशन या थ्योरीज मिलती हैं जिससे नॉलेज का लेवल बढ़ता है। कुक कहते हैं रिसर्च का एक्रोनियम है जिसे हर लेटर का कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है, लाइक आर फॉर रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, ई फॉर एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, एस फॉर सर्च एंड सोल्यूशन, ई फॉर एग्जैक्टनेस, ए फॉर एनालिसिस, आर फॉर रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट, सी फॉर critical observation, careful planning, constructive attitude and condensed generalization, H for honesty and hard work. Okay? ये सभी क्वालिटीज़ एक अच्छे रिसर्चर में होनी चाहिए। रिसर्च में हम साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, डेटा को सिस्टमैटिकली देखना, क्लासिफिकेशन, डेटा को कैटेगराइज रखना, इंटरप्रिटेशन, डेटा का मीनिंग समझना। इस मेथड से हम डेटा को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं, यानी बिना बायस के सच्चाई के साथ हम एनालिसिस करते हैं। चाहे नेचुरल साइंस में या सोशल साइंस हो, हर जगह साइंटिफिक रिसर्च मेथड ही फॉलो किया जाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू रैंडम हाउस डिक्शनरी, साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उससे रिलेटेड डाटा इकट्ठा किया जाता है और एक हाइपोथेसिस बनाई जाती है और फिर उस हाइपोथेसिस के एम्पिरिकली टेस्ट किया जाता है। साइंटिफिक मेथड्स को हम एक जर्नी के जैसे समझ सकते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं तो ये एक जर्नी जैसी होती है। ठीक है, जैसी यात्रा में हमें अपनी डेस्टिनेशन और रास्ता पता होना चाहिए, वैसे ही रिसर्च में भी हमें अपने गोल्स और मेथड्स क्लियर होने चाहिए। लेकिन इस जर्नी के स्टेप्स रिजिड नहीं होते, हर कदम पर अलग अप्रोचेस, मेथड्स और टूल का यूज़ किया जा सकता है। इस जर्नी में गाइड या मेंटोर के एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो सही डायरेक्शन हमें दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर अगर रिसर्च करना चाहे तो उसके दिमाग में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं। रूरल स्टूडेंट में कौन सा कॉमन प्रॉब्लम या कंडीशन देखी जा रही है, लैक ऑफ अटेंडेंस, पुअर परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। इन प्रॉब्लम से क्या पॉसिबल कॉज हो सकते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के स्कूल टीचिंग में कितने सेटिस्फाइड हैं। अगर टीचिंग मेथड चेंज किया जाए तो स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पर क्या असर होगा। ठीक है, एंड एक्सेट्रा। ऐसे सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। इनके आंसर्स के लिए रिसर्च करना ज़रूरी है, जिससे हम एक्चुअल सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रिसर्च ऑब्जेक्टिव।
रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव होता है नए टॉपिक का क्रिएशन और एग्जिस्टिंग नॉलेज को डीपेंड करना। साइंटिफिक मेथड्स के जरिए हम एक्यूरेट आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं। पहला वन है गेन फैमिलियरिटी विद अ न्यू फिनोमिना एंड डेवलप न्यू इंसाइट इनटू अ फिनोमिना, जिसका मतलब है कि नए फिनोमिना से परिचित होना या नए पर्सपेक्टिव को समझना। लाइक सेकेंड वन इज रिव्यू एंड सिंथेसाइज एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, पुरानी नॉलेज का रिव्यू और समराइज करना, लाइक लिटरेचर रिव्यू करना किसी टॉपिक का। फिर आता है तीसरा इन्वेस्टिगेशन सम एग्जिस्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, किसी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन या प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना, लाइक वाई ड्रॉप आउट रेट इज हाई इन रूरल स्कूल्स। नेक्स्ट ऑफर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, लाइक सजेस्टिंग न्यू टीचिंग टेक्निक्स। एक्सप्लोर एंड एनालिसिस मोर जनरल इश्यूज, ज़्यादा जनरल या ब्रॉड इश्यूज को एक्सप्लोर करना, लाइक इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट अटेंशन स्पैन एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्ट एंड क्रिएट न्यू प्रोसीजर और सिस्टम्स, नए सिस्टम या प्रोसीजर डेवलप करना, लाइक क्रिएटिंग अ न्यू मॉडल ऑफ इवेल्युएशन। नई नॉलेज जनरेट करना, जनरेट न्यू नॉलेज। ओके, रिसर्च किसी एक ऑब्जेक्टिव तक सीमित नहीं होता, कभी कभी ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स का कॉम्बिनेशन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मोटिवेशन इन कंडक्टिंग रिसर्च। अब सवाल उठता है, लोग रिसर्च करने के लिए मोटिवेट क्यों होते हैं? इसका जवाब है अलग अलग लोगों का अलग अलग रीज़न होना, और मोटिवेशन काफ़ी पर्सनल हो सकता है। कुछ लोग मोटिवेट हो सकते हैं सिर्फ रिसर्च डिग्री लेने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हर एक इंसान या इंडिविजुअल का अपना रीज़न होता है मोटिवेट होने के लिए। ठीक है, पहला वन है एक्वायर रिसर्च डिग्री अलॉन्ग विद अ कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट। तो या तो रीज़न हो सकता है कि रिसर्च की डिग्री चाहिए, ठीक है, लाइक पीएचडी एमफिल, और उससे मिलने वाले अच्छे करियर बेनिफिट्स के लिए। सेकेंड वन है फेस द चैलेंज इन अनसॉल्विंग प्रॉब्लम्स, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने का चैलेंज एक्सेप्ट करना। ठीक है, सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इशू। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग सम इनोवेटिव वर्क, कुछ नए और क्रिएटिव करने का इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, सोसाइटी की सर्विस करना, समाज को बेहतर बनाना एक्सेट्रा, लाइक हेल्थ एजुकेशन एनवायरनमेंट के एरियाज में काम करना। सर्विस टू द सोसाइटी, एज आई टोल्ड यू कि सर्विस के लिए कोई काम करना। ठीक है, डिज़ायर टू एनहांस सोशल स्टेटस, अपना सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए एक स्कॉलर या एक्सपर्ट के रूप में लोगों की रिस्पेक्ट पाना, ये बहुत लोगों का सपना होता है। इनपुट फॉर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, ये लिस्ट पूरी तो नहीं होगी, ठीक है, इस लिस्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी, क्योंकि लोगों के अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं, पैशन होता है, जिस वजह से वो रिसर्च के लिए मोटिवेट होते हैं। यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग के लिए भी हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि हम जो है मोटिवेट रहते हैं रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर होते हैं जो हर अच्छे रिसर्च प्रोसेस में होने चाहिए। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इंश्योर करते हैं कि रिसर्च बायस फ्री हो, एक्यूरेट हो और साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करती हो। लेकिन ध्यान रहे, इन कैरेक्टरिस्टिक्स में कभी कभी ओवरलैपिंग भी होती है, यानी कुछ फीचर्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। फिर भी इनका बेसिक गोल होता है रिसर्च को रिलायबल और वैलिड बनाना। नंबर वन है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है रिसर्च में कोई बायस या पक्षपात ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक इसी के अराउंड बिल्ड किए जाते हैं। ठीक है, अब बायस क्या होती है? बायस का मतलब होता है अपने पर्सनल ओपिनियन, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस को डेटा या रिजल्ट पे असर डालने देना, इसे रिसर्च गलत हो सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने के कुछ तरीके होते हैं। पहला वन होता है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। ये इंश्योर करता है कि रिसर्च प्रोसेस इतनी क्लियर और ओपन हो और सिस्टमैटिक हो कि दूसरा रिसर्चर भी उसे समझ सके और वेरीफाई कर सके। इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना। हर ऑब्जर्वेशन और डेटा एनालिसिस का रिकॉर्ड क्लियर और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होना चाहिए।
ताकि कोई भी रिसर्चर उसे समझ सके और इवैल्यूएट कर सके। दूसरा है साइंटिफिक रिपोर्ट पब्लिश करना। रिसर्च फाइंडिंग को साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ शेयर किया जाता है। ये रिपोर्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती हैं जिससे सब लोग उन्हें समझ सकते हैं और क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड। इसका मतलब है कि रिसर्च के हर स्टेज पर यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएं, जैसे डेटा कलेक्शन के टाइम हर पार्टिसिपेंट के साथ सेम मेथड यूज हो, हर टूल या टेक्निक एक ही तरह से सब पर लागू हो। इससे डेटा कंसिस्टेंट और वैलिड बना रहता है। इसके बाद है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। रिसर्च में कई बार एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है, जैसे इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एटीट्यूड एक्सेट्रा। इन कॉन्सेप्ट को क्लियर और मेजरेबल बनाने की ज़रूरत होती है। इसे ही कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। एग्जाम्पल, अगर हम स्टूडेंट मोटिवेशन पर रिसर्च कर रहे हैं तो हमें ये डिफाइन करना होगा कि मोटिवेशन को कैसे मेजर करेंगे, ये स्केल या इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ये क्लियरिटी रिसर्च को ज़्यादा साइंटिफिक और एक्यूरेट बनाती है। ठीक है, इसके बाद है अवॉइडिंग बायस। बायस का आना रिसर्च प्रोसेस में सबसे बड़ा रिस्क होता है। बायस आने के सोर्स हो सकते हैं पर्सनल बिलीफ या इमोशंस, ऑब्जर्वर का पर्सपेक्टिव, रिसर्चर का एटीट्यूड, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जैसे प्रेशर फ्रॉम स्पॉन्सर्स और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और भी बायस है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। पहला बायस है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कभी कभी हमारी सोच या ओपिनियन मीडिया, कल्चर, सोसाइटी की हेवनली इन्फ्लुएंस्ड होती है। एग्जाम्पल, अगर सोशल मीडिया पर बार बार ये दिखाया जाए कि एक सर्टन कल्चर या ग्रुप सुपीरियर है तो रिसर्चर की सोच भी अनकॉन्शियसली उस तरफ लीन कर जाएगी। ठीक है, और ये एक डेंजरस बायस है क्योंकि रिसर्चर अपने आसपास के एनवायरनमेंट जैसे हेवनली इन्फ्लुएंस हो सकता है बिना जाने। ओके, सेकेंड वन इज पर्सनल बायस। ये बायस तब होता है जब रिसर्चर्स अपने पर्सनल बिलीव्स, ओपिनियन या पास्ट एक्सपीरियंस को रिसर्च में लाता है। अगर एक रिसर्चर का पहले से बिलीफ है कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छी नहीं है तो वो अपने एक रिसर्च में सिर्फ नेगेटिव एक्सपेक्ट को हाईलाइट करेगा, जो रिसर्चर्स को अनफेयर बना देता है। ठीक है, इसके बाद है ऑब्जर्वर बायस। इस बायस में रिसर्चर हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इवेंट किसी के लिए मीनिंगफुल हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए नहीं। रिसर्चर का खुद का कल्चर, बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग और पर्सनल वैल्यूज उसके ऑब्जर्वेशन को इफेक्ट करती हैं। ये बायस डेंजरस तब बन जाता है जब रिसर्चर अपने एक्सपीरियंस को यूनिवर्सल समझने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेंसी बायस। जब रिसर्चर किसी स्पेसिफिक रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन लेकर चलता है तो उसे वही चीज़ दिखाई देती है जो वो देखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसर्चर सोचता है कि योगा से स्ट्रेस रिड्यूस होता है तो वो सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट नोटिस करेगा और नेगेटिव या न्यूट्रल रिस्पॉन्स इग्नोर कर देगा। ये बायस रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी खत्म कर देता है। नेक्स्ट वन इज प्लेसिबो बायस। ये बायस तब होता है जब लोग सिर्फ अपनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ के बेसिस पर ट्रीटमेंट का रिजल्ट को पॉजिटिव फील करते हैं जबकि एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को सिर्फ एक शुगर पिल दी जाती है और उससे लगता है कि उसकी हेल्थ इंप्रूव हो गई, बस इसलिए क्योंकि उसका बिलीव है कि पिल्स असली थी। ये बायस मोस्टली मेडिकल या साइकोलॉजिकल रिसर्च में होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट वन वी हैव रिलायबिलिटी। जब एक रिसर्च अलग अलग समय पर अलग सैंपल्स पर की जाए लेकिन सेम रिजल्ट आए तो वो रिसर्च को रिलायबल कहते हैं। रिलायबिलिटी को वेरीफाइबिलिटी भी कहते हैं, यानी उसे वेरीफाई भी किया जा सकता है। रिलायबल रिसर्च का मतलब है डेटा एक्यूरेट है और रिसर्च मेथड साइंटिफिकली करेक्ट है। एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सपोज आप एक रिसर्च करते हैं टीवी देखने से बच्चों के मार्क्स पर असर पड़ता है या नहीं। आपने रिसर्च की और कंक्लूजन मिला कि ज़्यादा टीवी देखने वाले बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। अब आप अपने ही रिसर्च दूसरे स्कूल्स में सेम मेथड, सेम एज, सेम ग्रुप, सेम टाइप के स्टूडेंट्स पर करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो आपकी रिसर्च क्या है? रिलायबल है। ओके, अब नेक्स्ट है वैलिडिटी। रिसर्च में वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, यानी सही मापना। ये चेक करता है कि हम जो चीज़ मेजर करना चाहते हैं क्या हमने वही चीज़ मेजर की है या नहीं।
अगर हम किसी रिसर्च में कोई टेस्ट टूल या मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो वो सच में जो चीज़ टारगेट की गई है क्या उसी को मेजर कर रहा है या नहीं। अगर जवाब है हाँ तो रिसर्च वैलिड है, अगर नहीं तो रिसर्च इनवैलिड होगी और गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टूडेंट की क्रिएटिविटी मेजर करने के लिए एक टेस्ट बना रहे हैं लेकिन वो टेस्ट सिर्फ मेमोरी या रोट लर्निंग को चेक करे तो आपका टूल वैलिड नहीं है क्योंकि आपने क्रिएटिविटी को मेजर ही नहीं किया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है सेम रिजल्ट बार बार आए। वैलिडिटी का मतलब होता है जो मेजर करना था वही मेजर हो रहा है या नहीं। एक स्केल रिलायबल हो सकती है लेकिन अगर वो कैलिब्रेटेड ही गलत है तो वो वैलिड नहीं है। एक सिंपल रूल याद रखें, एवरी वैलिड टेस्ट इज रिलायबल बट नॉट एवरी रिलायबल टेस्ट इज वैलिड। ओके। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैलिडिटी की। इसमें पहला है इंटरनल वैलिडिटी। इसका मतलब है कि रिसर्च दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर पाई है या नहीं। ये ज़्यादातर लैब एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है जहाँ रिसर्चर हर वेरिएबल को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिसर्चर ये प्रूव करना चाहता है कि टीवी देखने से ग्रेड कम हो जाते हैं तो उसे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि किसी और रीज़न से नहीं, सिर्फ टीवी देखने की वजह से ही मार्क्स घट रहे हैं। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी हाई हो जाएगी। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसका मतलब है कि क्या रिसर्च के रिजल्ट बाकी लोगों पर भी लागू हो सकते हैं, यानी क्या हम इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। यह रिसर्चर को एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सर्वे कर रहे हैं और उस समय एक आउटसाइडर रूम में प्रेजेंट है तो पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्स पर असर पड़ सकता है। अगर वो ऑब्जर्वर नहीं होता तो रिस्पॉन्स कुछ और होता। नेक्स्ट वन इज फेस वैलिडिटी। ये चेक करता है कि जो टेस्ट या क्वेश्चन दिया गया है क्या वो देखने में या फील करने में सही लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्वेश्चनर बनाते हैं जो किसी पर्सन को लीडरशिप ट्रेट मेजर करता है और पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि ये क्वेश्चंस सच में लीडरशिप से रिलेटेड हैं तो फेस वैलिडिटी हाई है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में वैलिडेट होते हैं, यानी लोगों के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंटेंट वैलिडिटी। ये चेक करता है क्या टेस्ट या क्वेश्चनर पूरे कॉन्सेप्ट्स के हर पार्ट को कवर करता है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप एक टेस्ट बनाते हैं मैथमेटिक्स नॉलेज मेजर करने के लिए और उसमें सिर्फ अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं तो टेस्ट की कंटेंट वैलिडिटी बिल्कुल लो है क्योंकि मैथ्स में ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री भी आता है जो आपने इंक्लूड नहीं किया। कंटेंट वैलिडिटी हाई तब होती है जब पूरा सिलेबस या कॉन्सेप्ट टेस्ट में इंक्लूड हो। क्राइटेरिया वैलिडिटी। ये चेक करता है कि जो इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हैं क्या वो किसी दूसरे प्रूवन इंडिकेटर से मैच करता है या नहीं, यानी आपका मेजर की प्रिडिक्टिव पावर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टेस्ट बनाते हैं जो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करता है और वो टेस्ट सच में बता पा रहा है कि कौन स्टूडेंट आगे अच्छा करेगा तो उसकी क्राइटेरिया वैलिडिटी बिल्कुल हाई है। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इसका मतलब है कि आपका टेस्ट या इंडिकेटर कंस्ट्रक्ट मतलब आइडिया या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मेजर कर रहे हैं और आपका टेस्ट में एजुकेशन लेवल और इनकम लेवल दोनों इंक्लूड है और दोनों कोरिलेट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बिल्कुल हाई होगी। ये वैलिडिटी चेक करती है कि क्या सिमिलर कॉन्सेप्ट एक जैसे रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं। अगर दे रहे हैं तो वो कॉन्वर्जेंट वैलिडिटी है और अगर अपोजिट कॉन्सेप्ट डिफरेंट रिजल्ट दे रहे हैं तो वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होती है। ओके। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो रिसर्च प्रोसेस आपने अपनाया है वो कितना सटीक और सही है। इसका सीधा संबंध वैलिडिटी से है। जब किसी रिसर्च टूल, मेथड या टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये देखना है कि ये टूल सही है या रिसर्च प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनकम और एजुकेशन पर रिसर्च कर रहे हैं और आपने बिना बायस के और सही तरीके से डेटा कलेक्ट किया है तो आपकी रिसर्च एक्यूरेट होगी। ठीक है। क्रेडिबिलिटी।
आपकी रिसर्च कितनी ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी है। इसका मतलब होता है कि आपने जानकारी के सही सोर्सेज का उपयोग किया है या नहीं। अगर सिर्फ सेकेंडरी डेटा पर ही भरोसा किया है जबकि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल था, तो आपकी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी घट जाती है। और अगर आपने फेक रेफरेंसेस दिए हैं तो ये आपकी रिसर्च को अनरिलायबल बना देती है। जितनी अच्छी क्वालिटी के रेफरेंस और डेटा सोर्सेज होंगे उतनी ही अच्छी रिसर्च क्रेडिबल माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज जनरलाइजेशन। इसका मतलब है आपकी रिसर्च फाइंडिंग कितने बड़े पॉपुलेशन पर लागू की जा सकती है। अगर आप 100 लोगों का सर्वे करते हैं और वे पूरे देश की पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, तो आपका रिजल्ट पूरे देश पर लागू किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 लोगों का सर्वे किया है और वे पूरे देश की पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, तो आपके रिजल्ट को पूरे देश पर लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर सैंपल बायस्ड है तो फाइंडिंग जनरलाइज नहीं की जा सकती। वैलिडिटी और जनरलाइजेबिलिटी आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपका टूल वैलिड है तो जनरलाइजेबिलिटी भी स्ट्रांग होगी। ओके। नेक्स्ट वन इज एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च का मतलब है जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन या एक्चुअल डेटा पर आधारित हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल स्टूडेंट के लर्निंग पैटर्न पर रिसर्च कर रहे हैं और आपने क्लासरूम में जाकर बच्चों को ऑब्जर्व किया है, तो ये एम्पेरिकल रिसर्च है। ये थ्योरेटिकल नहीं होती बल्कि प्रैक्टिकली फील्ड में जाकर डेटा को कलेक्ट करना होता है। ठीक है। और इससे आप सर्वेज करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक। रिसर्च सिस्टमैटिक होनी चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। आपकी पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, फिर हाइपोथेसिस बनानी है, डेटा को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना है और फिर उसे कंक्लूजन तक पहुंचाना है। ये सभी स्टेप लॉजिकली कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई भी स्टेप आपने स्किप किया तो आपका एनालिसिस बिल्कुल गलत आएगा, या फिर मैं कहूँ आपका रिजल्ट करेक्ट नहीं आ पाएगा। अनसिस्टमैटिक या रैंडमली की गई रिसर्च कभी भी रिलायबल नहीं मानी जाती। ओके। इसके बाद है कंट्रोल्ड फैक्टर। कंट्रोल फैक्टर का मतलब होता है जो भी बाहरी फैक्टर्स रिसर्च आउटकम को प्रभावित कर सकते हैं उन्हें कंट्रोल में रखा जाए। मान लीजिए आप किसी मेडिसिन की इफेक्टिवनेस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपकी बाकी फैक्टर जैसे डाइट, स्लीप, रिसर्च मान लीजिए आप किसी मेडिसिन की इफेक्टिवनेस पर सर्च मान लीजिए आप किसी मेडिसिन की इफेक्टिवनेस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको बाकी फैक्टर जैसे डाइट, स्लीप, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना होगा ताकि सिर्फ मेडिसिन का असर देखा जा सके। फिजिकल साइंस में कंट्रोल करना आसान होता है, लेकिन सोशल साइंस में ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। ओके। नेक्स्ट वन वी हैव साइक्लिक। साइक्लिक क्या कहता है? रिसर्च एक साइकिल की तरह होती है, यानी एक प्रॉब्लम से शुरू होती है और उसी या किसी नई प्रॉब्लम पर जाकर ख़त्म हो जाती है। जैसे ही आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उस सॉल्यूशन से कुछ नई क्वेरीज निकल कर आती हैं और फिर वही आगे रिसर्च की शुरुआत बनती हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन है लॉजिकल। रिसर्च को लॉजिकल होना चाहिए, यानी रिसर्च पर आधारित होना चाहिए, जो दो तरीके होते हैं। रिसर्च को लॉजिकल होना चाहिए, यानी रीजनिंग पर आधारित होना चाहिए। दो तरीके होते हैं, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरा होता है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक टू जनरल जाना। ठीक है। और डिडक्टिव का मतलब होता है जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट वन वी हैव रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल का मतलब होता है कोई दूसरा रिसर्चर अपनी रिसर्च को दोबारा सेम मेथड से करके वही रिजल्ट पा सके। ठीक है। अगर आपकी रिसर्च एकदम क्लियर, लॉजिकल और वेल डॉक्यूमेंटेड है, तो दूसरी कोई भी रिसर्चर आपके स्टडी को रेप्लिकेट कर सकता है और कंफर्म कर सकता है कि रिजल्ट सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी टीचिंग मेथड को टेस्ट किया है और उनका प्रभाव पॉजिटिव पाया है, तो दूसरे रिसर्चर्स भी उस मेथड का इस्तेमाल करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास नया टॉपिक आता है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट अब हमारे पास नया टॉपिक आता है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। अब हमारे पास अब हमारे पास नया टॉपिक आता है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। ओके।
तो लर्नर्स, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारा मेन गोल होता है नॉलेज गेन करना। लेकिन नॉलेज सिर्फ एक तरीके से नहीं आती, उसके अप्रोचेस या मेथड्स और भी होते हैं। ठीक है, उन्हीं अप्रोचेस में से दो इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हम पढ़ने वाले हैं आज। आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। ओके, इसके अंदर पहला टॉपिक आता है मेटाफिजिक्स। ये एक फिलॉसफी का ब्रांच है जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे बीइंग, नोइंग, आइडेंटिटी, टाइम, स्पेस के बारे में बात करता है। मतलब हम क्या हैं, हमें क्या पता है, हमें कैसे पता चलता है, ये सब मेटाफिजिकल सवाल है। ओके, सेकेंड वन इज एपिस्टेमोलॉजी। ये नॉलेज के स्टडी को कहते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि नॉलेज आता कहाँ से है, कैसे मिलता है, उसकी बाउंड्रीज क्या है, एसेट्रा। फेडरिक ने सबसे पहले एपिस्टेमोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब एपिस्टेमोलॉजी के दो मेजर नॉलेज एक्वायर करने के तरीके हैं, या मैं कहूँ वेज हैं। पहला वे है रेशनल एंड दूसरा है एम्पिरिसिज्म। एपिस्टेमोलॉजी के दो मेजर वेज हैं नॉलेज एक्वायर करने के। तो पहला है रेशनलिज्म। रेशनलिज्म का मतलब है रीजन एंड लॉजिक से नॉलेज लेना। इसमें माइंड को सेंस से ऊपर रखा जाता है। पहले जब लॉजिक लगाते हैं, रीजनिंग करते हैं, फिर कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ये मेथड डिडक्टिव पे बेस्ड होता है। एग्जाम्पल, अगर सब लोग मरते हैं और राम एक इंसान है तो राम भी मरेगा। ये लॉजिक यूज करके कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग। ओके, सेकेंड वन इज एम्पिरिसिज्म। इसका मतलब है नॉलेज का असली सोर्स हमारे सेंसेस हैं। हम दुनिया के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन से आता है। ये मेथड इंडक्शन पे बेस्ड होता है। एग्जाम्पल, अगर हम 100 बर्ड्स को उड़ाते हुए देख रहे हैं अगर हम 100 बर्ड्स को उड़ते हुए देख रहे हैं तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बर्ड्स कैन फ्लाई। ठीक है, और ये हमारी ऑब्जर्वेशन से पता चला हमें। ओके, नेक्स्ट है थ्योरी। थ्योरी एक सेट होता है इंटरकनेक्टेड स्टेटमेंट्स का जो किसी फिनोमेना को समझने की कोशिश करता है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जैसे जो टेस्ट किया जा सकता है। थ्योरी से हाइपोथेसिस बनता है जिसे टेस्ट करके हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है रिसर्च पैराडिज्म्स। अब हम बात करते हैं रिसर्च पैराडिज्म्स की। पैराडिग पैराडिग्म पैरिड पैरिडिग पैराडिग्म्स अब हम बात करते हैं रिसर्च पैराडिग्म की। इसका मतलब होता है मॉडल या फ्रेमवर्क जिसके थ्रू हम दुनिया को समझते हैं और स्टडी करते हैं। ठीक है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है। एक है पॉजिटिविस्ट और दूसरा है पोस्ट पॉजिटिविस्ट। तो पहले हम बात करेंगे पॉजिटिविस्ट की। ठीक है, पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च मीनिंग। पॉजिटिविज्म कहता है कि रियलिटी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब एक ही सच है जो सबके लिए कॉमन है। ये नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री को फॉलो करता है। इसके की फीचर्स है रिसर्चर न्यूट्रल होता है, फैक्ट्स को मेजर और ऑब्जर्व किया जाता है। नॉलेज तभी वैलिड है जब वो साइंटिफिकली वेरीफाई हो सके। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे फोकस होता है। क्वांटिटेटिव डेटा यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं कि टीवी देखने से स्टूडेंट के मार्क्स कम होते हैं या नहीं, तो आप डेटा कलेक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। ओके, एक और टॉपिक होता है हमारे पास जो कि है पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू देती हूँ, इसका टॉपिक नीचे है। ओके,
पोस्ट पॉजिटिविज्म एक मॉडिफाइड वर्जन है पॉजिटिविज्म का, लेकिन यहाँ हम ये मानते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ को परफेक्टली जान पाना मुश्किल है। अब हम बात करेंगे पॉजिटिविस्ट पैराडिज्म की। ये रिसर्च का एक ऐसा अप्रोच है जो मेनली साइंटिफिक और फैक्चुअल नॉलेज पर फोकस करता है। इसका ओरिजिन 19th सेंचुरी में हुआ था, जब फ्रेंच फिलोसोफर कॉमेट ने कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी ऐसे नॉलेज जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, जो हम ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हैं। इस पैराडिज्म के फाउंडर और कंट्रीब्यूटर में मेन फ्रांसिस बैकन, जॉन लॉके, आइजैक न्यूटन जैसे बड़े थिंकर्स भी थे, जिन्होंने साइंस और लॉजिक का नॉलेज का बेस बनाया। कॉमेट ने कई इंपॉर्टेंट वर्क दिए थे, जैसे कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1829, एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन एनालिटिक ज्योमेट्री 1843, फिलोसॉफिकल ट्रीटीज ऑन पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी 1844, स्पिरिट। इन्होंने थ्योरी को भी 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था: एनिमिज्म, पॉलिथिज्म एंड मोनोथीज्म। ओके, पॉजिटिविज्म के मुताबिक जो नॉलेज हमारे सेंसेस से आता है वही सच और ट्रस्टवर्दी होता है। इसका मेन फोकस है क्वांटिफाइबल ऑब्जर्वेशन। ओके, रिसर्चर्स का काम सिर्फ डेटा कलेक्ट करना और उसको ऑब्जेक्टिवली इंटरप्रिटेट करना होता है। रिसर्चर स्टडी से अलग होते हैं, मतलब उनका इन्फ्लुएंस या बायस रिसर्च पर नहीं होता। पॉजिटिविज्म में एक ही रियलिटी होती है जो हम प्रोबेबिलिटी के साथ जान सकते हैं। ये अप्रोच डिडक्टिव होती है, जिसमें हम पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसे टेस्ट करते हैं। पॉजिटिविज्म की कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी होते हैं, जो कि है पहला, साइंस इज डिटर्मिनिस्टिक। इसका मतलब है कि साइंस कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, जैसे अगर ए होता है तो बी भी होता है। ठीक है। सेकेंड वन इज साइंस इज मैकेनिस्टिक, यानी रिसर्चर हाइपोथेसिस बनाता है जो प्रूफ या डिसप्रूफ किया जाता है रिसर्च मेथड के थ्रू। थर्ड इज साइंस यूजेस सिस्टमैटिक मेथड, जैसे सैंपल सेलेक्ट करना, मेजरमेंट लेना, डेटा एनालाइज करना और कंक्लूजन निकालना। साइंस इज वैल्यू फ्री। ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ पॉजिटिविज्म, पहला ड्रॉबैक है हमारा, पॉजिटिविज्म का फोकस सिर्फ एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन पर होता है, जो कभी कभी लिमिटेड होता है। ओके। सेकेंड वन इज, इस अप्रोच में हर चीज़ को इंडिविजुअल एक्शन या रिलेशनशिप के फॉर्म में समझा जाता है, जो कभी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसके बाद है बिजनेस स्टडीज या सोशल साइंस में पॉजिटिविज्म को क्रिटिसाइज किया गया है। ये एग्जिस्टिंग कंडीशन को चेंज नहीं करता, सिर्फ डिस्क्राइब करता है। लास्ट वन, पॉजिटिविज्म मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करता है, मतलब ये सिर्फ जो हम देख सकते हैं उसी को नॉलेज मानता है। इसी वजह से ये कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देता है जो विजिबल नहीं होती। ओके। अब हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की। पोस्ट पॉजिटिविज्म एक ऐसा रिसर्च है जो पॉजिटिविज्म के एडवांस फॉर्म है। जहां पॉजिटिविज्म में रिसर्च को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और सर्टेन माना जाता है, वहीं पोस्ट पॉजिटिविज्म में ये माना जाता है कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, सर्टेनिटी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्च में थोड़ा बहुत गलतियां या ऑब्जर्वर का बायस हो सकता है। कॉलिन्स के सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, सोशलिस्ट कॉलिन्स ने सोसाइटी को समझाने के लिए 4 ट्रेडिशनल वे बताए हैं। ठीक है, हम वो देख लेते हैं। पहला है ट्रेडिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सोसाइटी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। सेकंड है हमारे पास यूटिलिटेरियन रेशनलिस्ट ट्रेडिशन, इंसान लॉजिकल और रेशनल डिसीजंस लेता है। ठीक है। इसके बाद है हिस्टोरिक हॉलिस्टिक ट्रेडिशन, यहाँ हम सोसाइटी को प्योर सिस्टम की तरह देखते हैं। इसके बाद माइक्रो इंट्रैक्शनलिस्ट, इसमें सोसाइटी के छोटे छोटे इंट्रैक्शंस को एनालाइज किया जाता है। ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी मुश्किल है। दो लोग एक ही इवेंट को देखकर अलग अलग समझ सकते हैं, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस और बिलीफ अलग होते हैं। इसलिए पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिकमेंड करते हैं कि मल्टीपल मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करें, ताकि बेटर और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। 21st सेंचुरी में रिसर्च का शिफ्ट, पहले रिसर्च का फोकस था एब्सोल्यूट रियलिटी को समझना, लेकिन 21st सेंचुरी में फोकस बदलकर क्रिटिकल रियलिटी पर आ गया। साइंटिफिक जैसे वर्नर
ने बताया कि रियलिटी को हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में समझें, ना कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के टर्म्स में। साइंटिस्ट अब तक एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर बन गए हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम थ्योरीज को फॉल्सिफाई करने पे फोकस रखते हैं, जैसे 1 मिलियन वाइट स्वॉन्स ये प्रूव नहीं कर सकते कि सब स्वॉन्स वाइट होते हैं, लेकिन एक ब्लैक स्वॉन इस थ्योरी को गलत साबित कर सकता है, राइट? ये मानते हैं कि ऑब्जर्वेशन में गलती हो सकती है और थ्योरीज को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। रियलिटी में हम कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते। पॉजिटिविज्म कहता है कि सोशल साइंटिस्ट और नेचुरल साइंस के रिसर्च गोल मिलते जुलते हैं और दोनों सिमिलर मेथड्स का यूज़ करते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च में एक बैलेंस और रियलिस्टिक अप्रोच है, जो ये मानता है कि रिसर्च पूरी तरह न्यूट्रल नहीं होती, ऑब्जर्वेशन थ्योरी के इन्फ्लुएंस में होते हैं। नॉलेज को हमेशा रिवाइज करना पड़ता है नए एविडेंस के बेसिस पर। रिसर्च में सर्टिनिटी के बजाय प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अगर आप सोशल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं तो पोस्ट पॉजिटिविज्म आपके लिए बेटर अप्रोच है, क्योंकि ये ह्यूमंस बिहेवियर और सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट को बेटर समझाने की कोशिश करता है। ये पॉजिटिविज्म के रिजिड रूल से थोड़ा फ्लेक्सिबल है और साइंटिफिक मेथड्स को रिस्पेक्ट करते हुए भी एक्नॉलेज करता है कि हर रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। तो लर्नर्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च के टाइप्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म एसेट्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।